हेलो फ्रेंड, इस क्लास में हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे मगध भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मगध साम्राज्य उदय से विस्तार तक काफ़ी विस्तृत से पढ़ेंगे और नोट्स प्रॉपर नोट्स के साथ। बिम्बिसार यदि कहें तो मगध साम्राज्य में काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक माना जाता है हर्यक वंश का। यदि बिम्बिसार के बारे में पढ़ें तो 544 से 992 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की थी। इसके शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया था। यह बौद्ध का समकालीन स्थान माना जाता है। बिम्बिसार ने अंग महाजनपद पर अधिकार कर लिया और उनका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। भौगोलिक स्थिति एवं महत्व को यदि देखें तो मगध की मुख्य भूमि दक्षिण बिहार में स्थित थी। विशेष रूप से पटना, नालंदा, राजगिरी के आसपास का क्षेत्र देखने को मिलता है। जैसे प्रमुख नदियाँ गंगा, सोन, पुनपुन, फाल्गु नदी के पास काफ़ी विकसित कृषि हुआ करती थी। और यदि देखें तो उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी। लोहा, अस्त्र, हाथी घोड़े की उपलब्धता ने सैन्य बल को काफ़ी मजबूत किया। और यदि देखें तो यह राज्य ऐसा था जिसकी राजनीतिक प्रभुत्व का लगातार विकास होता चला गया। देखते ही देखते मगध के इस छोटे राज्य ने एक सम्राट का बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। जैसे मौर्य काल में तो यह अपने शिखर तक पहुंच चुका था। तो चलिए देखते हैं, काफ़ी विस्तृत से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम उद्देश्य का देखेंगे कि इस इकाई के अध्ययन के पश्चात हम जान सकेंगे कि मगध की उत्कृष्ट उन्नति कैसे हुई, भौगोलिक स्थिति, उसके प्राकृतिक संपदा, सारी चीज़ को शुरुआत से देखेंगे। जैसे मगध का भौगोलिक स्थिति को यदि देखें तो यह राज्य प्राकृतिक दृष्टि से काफ़ी सुरक्षित माना जाता था। इसकी पहली राजधानी गिरिव्रज या राजगृह हुआ करती थी, जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। जो पहाड़ियाँ काफ़ी मजबूत हुआ करती थी। अंततः इन पर आसानी से दुश्मनों का आक्रमण नहीं हो सकता था। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ था। इसके इर्द गिर्द अन्य नदियां भी हुआ करती थी, अतः इससे बाहरी आक्रमण का खतरा नहीं रहता था। इस प्रकार दुश्मनों के आक्रमण की चिंता से मुक्त होकर मगध काफ़ी विकसित हुआ और अपने विकास एवं प्रसार का निरंतर प्रयास करते रहा। यहाँ खनिज पदार्थों की प्रचुरता यदि देखें तो मगध में खनिज पदार्थों की काफ़ी मात्रा देखने को मिली। यहाँ लोहा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे शुद्ध हथियार बनाए जाते थे। यह सुविधा अन्य राज्यों को प्राप्त नहीं थी। लोहे की खानें पूर्वी मध्य प्रदेश में भी थी, जो अवंती की राजधानी उज्जैन के निकट थी। यही कारण था कि उत्तरी भारत में अपनी सर्वोच्चता कायम करने के लिए मगध को अवंती के साथ शीघ्रकालीन संघर्ष करना पड़ा। उज्जैन को अपने अधीन लाने में मगध को लगभग 100 वर्ष लगे थे। भौतिक समृद्धि की यदि बात करें तो यहाँ की जो भूमि अत्यंत उर्वरा मानी जाती थी। उद्योग धंधे विकसित थे। साम्राज्य आर्थिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न हुआ करता था। राजाओं ने इस भौतिक के संपन्नता का लाभ उठाया। वे कृषकों और व्यापारियों से कर वसूलने लगे, जिसका उपयोग विशाल सेना खड़ी करने में काफ़ी सहायता मिली। और पाटलिपुत्र को यदि देखें हम तो सामरिक स्थिति से 5वीं शताब्दी में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह गंगा, गंडक और सोन के संगम पर बसी हुई थी। इसका जो सामरिक महत्व काफ़ी था। इसके पश्चिम में सोन, उत्तर में गंगा तथा पूर्व में दक्षिण में पुनपुन नदी देखने को मिलती है। पाटलिपुत्र पानी की नाव की तरह था और इस पर कब्जा करना काफ़ी कठिन देखने को मिलता था उस समय। यदि शहरों का उदय को यदि देखें तो मगध के राजाओं ने शहर के उदय और सिक्कों के प्रचलन का भी काफ़ी लाभ उठाया। उत्तर पूर्व भारत में व्यापार व्यवसाय के कारण नए नए शहरों का उदय हुआ। वहाँ व्यापारी कई विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए थे। उनसे चुंगी,
तटकर शुल्क आदि लिए जाते थे। राजा इनका उपयोग सैन्य संगठन में करता था। सैन्य संगठन को यदि देखें तो सैन्य संगठन में मगध को विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। भारतीय राज्यों को अश्व और रथ के उपयोग की जानकारी थी। मगध साम्राज्य की सेना एक प्रमुख अंगहस्ती सेना थी। अपने पड़ोसियों के साथ लड़ने में मगध साम्राज्य ने ही पहल बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। मगध के पूर्वी भाग से यदि देखें तो हाथी की आपूर्ति होती थी। यूनानी स्रोतों के आधार पर हम जानते हैं कि नंद की सेना में करीबन 6000 हाथी हुआ करते थे और दुर्गों या किलों को ध्वस्त करने में हाथी बड़े उपयोगी माने जाते हैं। और दलदल भूमि या दुर्गम स्थानों में भी हाथी की सवारी काफ़ी यदि कहा जाए तो काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। मगध के शासकों का योगदान को यदि देखें तो मगध के उत्थान में वहाँ के शासकों की जो भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मगध में एक के बाद एक अनेक ऐसे शक्तिशाली शासक हुए जिन्होंने सैन्य बल और कूटनीति के आधार पर मगध की सीमा का विस्तार किया। मगध साम्राज्य की नींव बिम्बिसार और अजातशत्रु जैसे महान शासक, सेनानायकों और नीतिपूर्ण शासकों ने डाली थी। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन शासकों ने उचित अनुचित प्रत्येक प्रकार का मार्ग अपनाया। बाद में शिशुनाग और महापद्मनंद जैसे प्रतापी शासकों ने भी मगध की सीमा का काफ़ी विस्तार किया। मगध का प्राचीन इतिहास को यदि देखें तो हर्यक वंश के पहले मगध का इतिहास बहुत ही स्पष्ट नहीं है। मगध का उल्लेख पहली बार अर्थवेद में मिलता है। ऋग्वेद में याज्ञी मगध का उल्लेख नहीं देखने को मिलता। कोकट नामक जाति और इसके शासक प्रेमचंद्र का उल्लेख में मिलता है। इसकी पहचान मगध से की जाती है। मगध और वृत्तियों का उल्लेख वैदिक साहित्यों में उपेक्षा और अवहेलना की दृष्टि से किया गया है। अथर्व संहिता के वृत्त भाग में ब्राह्मण सीमा के बाहर रहने वाले वृत्त को यदि देखें पुंसचले या वैश्य और मगध से संबंध कहा गया है। वेदों में मगध के ब्राह्मणों को निम्न श्रेणी माना गया है क्योंकि उनके संस्कार ब्राह्मण विधियों के अनुसार नहीं हुए थे। वैदिक साहित्य में यदि देखें तो मगध के इतिहास की स्पष्ट जानकारी देखने को नहीं मिलती। इसमें प्रमगंध के अतिरिक्त मगध के अन्य किसी शासकों का उल्लेख नहीं हुआ है। मगध के प्राचीन इतिहास का रूपरेखा महाभारत और पुराणों में का देखने को मिलता है। इन ग्रंथों के मुताबिक यदि देखें तो मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहदत्त हुआ, जो जरासंध का पिता और वंशानुगत उपरचर का पुत्र माना जाता है। यदि हम मगध का स्वतंत्र वातावरण को समझें तो मगध का जो वातावरण अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र था क्योंकि इसे अनार्यों का देश माना जाता था। इसलिए यहाँ ब्राह्मण व्यवस्था का कट्टरपन नहीं था। अनार्य तत्वों की बहुलता के कारण आर्यों का प्रभाव यहाँ कम था। यहाँ के लोगों में प्रसार की प्रवृत्ति और उत्साह उन राज्यों की अपेक्षा अधिक थी जो बहुत दिनों से आर्यों के प्रभाव में थे। यदि कहें तो इन बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों का एक परिणाम विभिन्न प्रादेशिक और लोकप्रिय भाषाओं का विकास भी था। सांस्कृतिक उस समय तक श्रेष्ठ बुद्धिजीवियों और पुरोहितों की भाषा बनकर रह गई थी। इन कारण जन भाषाओं की आवश्यकता थी। इस कारण उस समय संस्कृतिक पर आधारित विभिन्न लोकप्रिय भाषाओं की उन्नति हुई। संस्कृत का एक अधिक लोकप्रिय स्वरूप प्राकृतिक भाषा बनी। इसी कारण पाली मगधी भाषा, जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए, इस समय में विकसित और लोकप्रिय हुई। यदि देखें तो आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति का प्रभाव भारतीयों के धार्मिक विचारों पर आया और नवीन व्यापारी, औद्योगिक, मजदूर वर्ग, उपजातियों के निर्माण ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती देने वाली परिस्थितियों का निर्माण किया। नवीन जैन बौद्ध धर्म की उत्पत्ति और विकास का एक कारण बताती हुई सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों मगध साम्राज्य को यदि देखें तो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंश के विषय में पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में यदि अलग अलग वितरण देखने को मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम बृहदत्त वंश का शासन हुआ करता था। इसी वंश का राजा जरासंध हुआ करता था,
जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई थी। और इसके बाद वहाँ प्रधोत वंश का शासन स्थापित हुआ, जो अंत करके शिशुनाग ने अपने वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने अब शासन किया। और तो चलिए बिम्बिसार के बारे में जानते हैं। मगध साम्राज्य की महानता का वास्तविक संस्थापक राजा बिम्बिसार को माना जाता है, जो 544 से 492 ईसा पूर्व माना जाता था। हर्यक कुल से संबंधित माना जाता है और हर्यक कुल के लोग नागवंश की एक उपशाखा माने जाते थे। डी आर भंडारकर का विचार है कि बिम्बिसार प्रथम ने लिच्छवियों का सेनापति था, जो उस समय मगध में शासन करते थे। सुत्त निपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया, जो कालांतर में मगध का स्वतंत्र शासक बन बैठा था। परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिम्बिसार जब 15 वर्ष का था तभी उसके पिता ने उसे मगध का राजा बनाया था। दीपवंश में बिम्बिसार के पिता का नाम बौद्धिस मिलता है, जो राजगृह का शासक था। यदि देखें मत्स्य पुराण में तो उसका नाम क्षेत्रोजस दिया गया है। इस बात का सूचक है कि बिम्बिसार का पिता स्वयं राजा था। ऐसी स्थिति में उसका लिच्छवियों का सेनापति होने का जो प्रश्न ही नहीं उठता। और जैन साहित्य में उसे श्रेविक कहा गया। संभवतः यह उसका उपनाम है, जिस प्रकार अजातशत्रु को उपनाम की कुनिक माना जाता था। अलग अलग विचारों, अलग अलग यदि कहें तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे डी.आर. भंडारकर का विचार माना जाए तो बिम्बिसार लिच्छवियों का सेनापति माना जाता था। और यदि हम बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देखें तो बिम्बिसार यदि कहें तो एक राजा का पुत्र हुआ करता था, जिसका नाम यदि मत्स्य पुराण में देखें तो क्षेत्रोजस हुआ करता था। और दीपवंश के बिम्बिसार के पिता का नाम बौद्धिस मिलता है, यदि देखा जाए तो किसमें, बौद्ध ग्रंथों में। तो इस प्रकार से अलग 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 मत देखने को मिलता है ग्रंथों के आधार पर। तो उन्हीं के बारे में यदि देखें तो बिम्बिसार एक महत्वाकांक्षी शासक माना जाता है, जो गद्दी पर बैठते ही उसने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। वह एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी सम्राट हुआ करता था। सर्वप्रथम उसने अपने सदस्यों के प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किया और अपनी स्थिति सुदृढ़ की। इन वैवाहिक संबंधों का तत्कालीन राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। पहले उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चीलना के साथ विवाह का संबंध स्थापित किया। मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित माना जाता है इस विवाह से। वैशाली व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र भी था। इसका दक्षिण सीमा से होकर गंगा नदी बहती थी और उसके जरिए यदि कहा जाए तो कुछ सीमा तक पूर्वी भारत के जलीय व्यापार को नियंत्रित किए हुए थे। इस वैवाहिक संबंध ने परोक्ष रूप से मगध के आर्थिक विकास में भी योगदान दिया। विनय पिटक के अनुसार लिच्छवी लोग रात को मगध की राजधानी पर उत्तर की ओर से आक्रमण करके लूटपाट करते थे। इस वैवाहिक संबंध से वे प्रांत हो गए। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध यदि देखें तो कौशल राज में स्थापित हुआ। उसने कौशल नरेश प्रसेनजित की प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ विवाह किया। इस विवाह के फलस्वरूप उसका न केवल कौशल नरेश के साथ मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित हुए, अपितु उसको दहेज में 1 लाख की वार्षिक आय का काशी का प्रांत उसके कुछ भाग भी प्राप्त हुए। इस संबंध में उसने मद्र देश के समीप वत्स की ओर से भी मगध की सुरक्षा बना दिया, क्योंकि कौशल तथा वत्स परस्पर मिले हुए थे। इसके बाद उसने मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ अपना विवाह कर मंदरों का यदि देखें तो सहयोग और समर्थन प्राप्त कर लिया। संभवतः कुछ अन्य राजवंशों के साथ भी उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, क्योंकि महावंश में उसकी यदि कहें तो 500 रानियों का उल्लेख मिलता है। अवंती के शक्तिशाली राजा प्रद्योत के साथ भी उसने मैत्री संबंध स्थापित किया। एक बार जब वह पांडु रोग से ग्रस्त था तो बिम्बिसार ने ही अपने राजवैद्य जेवक को उसके इलाज के लिए भेजा था।
और यदि देखें तो रुरुक सिंध के शासक जो रुद्रयन तथा गंधार के पुकुसाती भी उसके मित्र हुआ करते थे। गंधार नरेश ने उनके पास एक दूत भेजा था। इस प्रकार उसके कूटनीतिक और वैवाहिक संबंधों ने इसके द्वारा प्रारंभ की गई आक्रमण नीति में पर्याप्त सहायता प्रदान किया और काफ़ी शक्तिशाली बनाने में हेल्पफुल हुआ। विवाहों तथा मैत्री संबंधों द्वारा अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत कर लेने के बाद उसने अपना विजय कार्य प्रारंभ किया। इस विजय की प्रक्रिया में उसने अपने पड़ोसी राज्य अंग को जीतकर मगध के साम्राज्य में मिला लिया। बिम्बिसार के पहले से ही मगध तथा अंग के बीच शत्रुता चल रही थी। ज्ञात होता है कि एक बार अंग ने शासक ब्रह्मदत्त ने बिम्बिसार के पिता को युद्ध में पराजित किया था। विदुर पंडित जातक से पता चलता है कि मगध की राजधानी राजगृह पर अंग का अधिकार था। अंततः यदि बिम्बिसार जैसे महत्वाकांक्षी शासक के लिए अंग की विजय करना अनिवार्य था माना जाता है, उस समय उसने यंग के ऊपर आक्रमण किया और वहां का राजा ब्रह्मदत्त मारा गया। वहीं बिम्बिसार ने अपने पुत्र राजा शत्रु को उपराजा के पद पर नियुक्त किया। इस विजय से मगध के विजय तथा विस्तार का दौर प्रारंभ हुआ, जो अशोक द्वारा कलिंग विजय के बाद तलवार रख देने के बाद समाप्त हुआ। अंग के मगध में मिल जाने के बाद मगध की जो सीमा अत्यधिक विस्तृत हो गई और वह पूर्वी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। मगध का लगभग संपूर्ण बिहार पर अधिकार हो गया। जो बौद्ध घोष के अनुसार बिम्बिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे और उसका विस्तार लगभग 900 मील माना जाता था। बिम्बिसार ने पहली बार मगध में व्यवस्थित शासन की नींव डाली। उसने सड़कों और नहरों का निर्माण करवाया, जो विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति की और नियमित रूप से लगान वसूलने की व्यवस्था भी किया। उसकी आर्थिक और सैनिक शक्ति का आधार बन गया। बिम्बिसार के राज्य में 80,000 गांव बताए गए और सभी काफ़ी संपन्न हुआ करते थे। उस समय बिम्बिसार एक महान और योग्य शासक माना जाता था। गांव का शासन ग्राम सभा करती थी और उसने अपने साम्राज्य में एक संगठित और सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था की नींव डाली। मगध शीघ्र ही एक समृद्धशाली राज्य बन गया। बिम्बिसार शासक की विविध समस्याओं में व्यक्तिगत रुचि लेता था और महावंश जातक में कहा गया है कि उसकी राज्यसभा में 80,000 ग्रामों के प्रतिनिधि भाग लेते थे और उसकी राज्यसभा ग्रामिक के कार्यों के विषय में हमें ज्ञात नहीं है। बौद्ध साहित्य में उसके कुछ अधिकारियों के नाम इस प्रकार मिलते हैं, जैसे सब्बत, थक, महामात, बुहारिक, महामात और सेनानायक महामात। इसके प्रथम सामान्य प्रशासन और दूसरा न्यायिक अधिकारी तथा तीसरा सेना का प्रधान अधिकारी माना जाता था। और प्रांतों में यदि देखें तो राजकुमार वायसराय जो अर्थात उपराजा के पद पर नियुक्त किए जाते थे। बिम्बिसार ने अपने पुत्र राजा शत्रु को चंपा का उपराजा बनाया था। वह अपने उत्तराधिकारी तथा कर्मचारियों को उनके गुणदोषों के आधार पर पुरस्कृत और दंडित किया करता था। वह एक निर्माता भी था और परंपरा के अनुसार उसने राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना करवाई थी। बिम्बिसार महात्मा बुद्ध का मित्र हुआ और काफी संरक्षण माना जाता है। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि बौद्ध से मिलने के बाद उसे बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और वेलुवन नामक उद्यान जो बौद्ध तथा संघ के निमित्त प्रदान कर दिया, किंतु वह जैन और ब्राह्मण धर्मों के प्रति भी काफ़ी सहिष्णुता बनाए रखता था। जैन ग्रंथ भी उसे अपने मत का पोषक मानती रहे और दीघ्र निकाय से पता चलता है कि बिम्बिसार ने चंपा के प्रसिद्ध ब्राह्मण सैन दंड को वहाँ की संपूर्ण आमदनी दान में दे दी थी। और अजातशत्रु के बारे में यदि हम देखें तो बिम्बिसार के पश्चात उसका पुत्र कुनिक अजातशत्रु जो लगभग 492 से 460 ईसा पूर्व मगध का शासन हुआ, जिसमें मगध का शासक हुआ और वह अपने पितृ के ही समान साम्राज्यवादी माना जाता था। इसके समय में कौशल से मगध का संघर्ष छिड़ गया और बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है कि बिम्बिसार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कौशला देवी की भी दुख से मृत्यु हो गई और प्रसन्नजित इस घटना से बड़ा क्रोध हुआ और उसने काशी पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। यहीं कौशल और मगध के बीच में संघर्ष का कारण सिद्ध हुआ। संयुक्त निकाय में
यदि देखें तो इस शीघ्रकालीन संघर्ष का विवरण मिलता है। पहले युद्ध में प्रसेनजित पराजित हुआ क्योंकि उसने भाग कर श्रावस्ती में शरण ली, किंतु दूसरी बार अजातशत्रु पराजित हुआ और तथा बंदी बना लिया गया। बाद में दोनों नरेश के बीच संधि हो गई तथा प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। पुनः काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। ऐसा लगता है कि अजातशत्रु के समय में काशी का प्रांत अंतिम रूप से मगध में मिला लिया गया और कौशल से निपटने के बाद अजातशत्रु ने वज्जी संघ की ओर ध्यान दिया। वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख केंद्र माना जाता था, जहाँ के शासक लिच्छवी हुआ करते थे। बिम्बिसार ने ही समय से वज्जी संघ तथा मगध में मनमुटाव चल रहा था उस समय। यदि देखें तो अजातशत्रु के समय में संघर्ष में का बदल गया था। उस समय संघर्ष से काफ़ी चल रहा था और वज्जी संघ से, और यदि देखें तो और भी कई राज्य हुआ करते थे जहाँ संघर्ष चल रहा था। और सुमंगल विलासिनी से पता चलता है कि गंगा नदी के किनारे एक रत्नों का खान हुआ, जो वज्जी और मगध दोनों ने इसके बराबर बराबर भाग लेने के लिए समझौता किया था। वज्जियों ने इस समझौता को उल्लंघन करके संपूर्ण खान पर अधिकार कर लिया था। यहीं से यदि देखें तो मगध के साथ युद्ध का कारण बना। जैन ग्रंथ इस कारण यह बताते हैं कि बिम्बिसार ने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से अपने दो पुत्र हल्ल और बेहल्ल को अपनी हाथी शेषनाग और रत्नों का एक हार दिया था। अजातशत्रु ने बिम्बिसार की हत्या कर सिंहासन ग्रहण कर लेने के बाद इन वस्तुओं की मांग की। इस पर हल्ल और बेहल्ल अपने नाना चेटक के पास भाग गए। अजातशत्रु ने लिच्छवी सरदार से अपने सौतेले भाइयों को वापस देने को कहा, जिसे चेटक ने अस्वीकार कर दिया। इसी पर अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि अपने ही परिवार के साथ युद्ध देखने को मिलता है। और इन दोनों कारणों से पहला अधिक तर्क संगत जान पड़ता है। वस्तुतः मगध और वज्जी संघ के बीच जो संघर्ष है गंगा नदी के ऊपर नियंत्रित स्थापित करने के लिए ही हुआ था, क्योंकि यह नदी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उत्तर भारत में व्यापार का प्रमुख माध्यम थी। लिच्छवियों की शक्ति और प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ी हुई थी। उन्होंने परास्त कर सकना काफ़ी सरल नहीं था, क्योंकि जैन ग्रंथ निर्यावली सूत्र से पता चलता है कि उस समय चेटक लिच्छवी गढ़ का प्रधान हुआ करता था। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्ल, काशी, कौशल के 18 गणराज्यों की एकत्र कर मगध सेना के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। क्योंकि भगवावती सूत्र में अजातशत्रु को इसका विजेता कहा गया है और राय चौधरी का विचार है कि कौशल वज्जी संघ के साथ संघर्ष पृथक पृथक घटना नहीं थी, अपितु वे मगध साम्राज्य की प्रभु सत्ता के विरुद्ध लड़े जाने वाले समान युद्ध का ही अंग माने जाते थे। और अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। वज्जियों को संभवित आक्रमण से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम पट्टीग्राम में उसे एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। उसके पश्चात अपने अपने मंत्री वत्सकार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी। तो उससे ज्ञात होता है कि इस संबंध में अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से परामर्श लिया और उन्होंने ही उसे यह बताया कि वज्जी संघ का विनाश भेद द्वारा कैसे संभव किया जा सकता है। वत्सकार ने अत्यंत कुशलपूर्वक इस कार्य को पूरा किया और वज्जियों को परस्पर लड़ा दिया। फलतः यदि देखें तो असंगठित रूप से अजातशत्रु का सामना नहीं कर सके। अजातशत्रु ने एक बड़ी सेना के साथ लिच्छवियों पर आक्रमण किया। जैन ग्रंथों से हमें पता चलता है कि इस युद्ध में उसने प्रथम बार रथ, मूसल तथा महाशिला कंटक जस दो गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था और प्रथम आधुनिक टैंकों के प्रकार का कोई अस्त्र था, जिसमें यदि देखें तो भारी संख्या में मनुष्य मारे जा सकते थे। दूसरा यदि देखें तो मारी पत्थर की मार करने वाली शिला प्रक्षेपास्त्र था, जिससे युद्ध में काफ़ी सहायता मिलती थी। ऐसा लगता है कि युद्ध बड़ा भयानक हुआ, जिससे लिच्छवी बुरी तरह पराजित हुए तथा उनका भीषण संहार हुआ और उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। यदि देखा जाए तो
अब देखें तो मगध राज्य की उत्तरी सीमा हिमालय की तलहटी तक पहुंच चुकी थी और वज्जी संघ को पराजित करने के बाद अजातशत्रु ने मल्ल संघ को भी पराजित किया। पूर्व उत्तर प्रदेश के बड़े भूभाग पर अधिकार हो गया। इन सफलताओं के परिणाम स्वरूप मगध साम्राज्य की सीमा काफ़ी विस्तृत फैल चुकी थी। अब मगध का प्रतिद्वंदी केवल अवंती का राज्य था और यदि देखें तो प्रधोत के आक्रमण से आसानी राजधानी राजगृह की सुरक्षा रखने के लिए अजातशत्रु ने उसका दुर्गीकरण करवाया। जिस समय अजातशत्रु कौशल के साथ संघर्ष में उलझा हुआ था, उसी समय प्रधोत मगध पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था, किंतु अजातशत्रु तथा प्रधोत के बीच प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं हो सका। इसका कारण संभवतः यह माना जाता है कि दोनों एक दूसरे की शक्ति से डरते थे और भास के अनुसार अजातशत्रु की कन्या पद्मावती का विवाह वत्सराज उदयन के साथ हुआ था। तो इस वैवाहिक संबंध द्वारा अजातशत्रु ने वत्स को अपना मित्र बना लिया और अब उदयन मगध के विरुद्ध प्रधोत की सहायता नहीं कर सकता था। ऐसा लगता है कि अब उदयन दोनों राज्यों अवंती और मगध के बीच सलाहकार बना और अजातशत्रु की धार्मिक नीति उदारवादी थी, क्योंकि बौद्ध जैन ग्रंथ ही दोनों ग्रंथ उसे अपने अपने मत का अनुयायी मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले वह जैन धर्म का प्रभावित माना जाता था, इसके बाद में उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। भरहुत स्फूत की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाई देते हैं। और यदि हम देखें तो बौद्ध होने का पुरातात्विक प्रमाण है उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बौद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उसके अवशेषों पर उसने राजगृह के स्तूपों का निर्माण करवाया था। उसके शासन काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजित किया गया। इस बौद्ध संगति शिक्षाओं को 2 पिटकों शुद्ध पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया और सहनली अनुश्रुतियों के अनुसार लगभग 32 वर्षों तक शासन करने के बाद अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन द्वारा मार डाला गया। यानी कि यदि देखा जाए तो अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। और उदयन की बात करें तो अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन जो उदयभद्र मगध का राजा हुआ। जैन ग्रंथों में उसकी